Hi everyone, welcome to Mera Physio, pan India chain of physiotherapy clinics. इस वीडियो में आज हम बात करेंगे हिप फ्रैक्चर के फिजियोथेरेपेटिक ट्रीटमेंट के बारे में। सो बेसिकली इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब पेशेंट को हिप फ्रैक्चर हुआ और उसकी सर्जरी हो चुकी है, उसके बाद कैसे उसको किन किन एक्सरसाइजेस करवा के रिहैबिलिटेट किया जा सकता है, कौन कौन सी ऐसी रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस है जिनको करवा के पेशेंट की बेसिक मोबिलिटी अचीव की जा सकती है। और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि कैसे डिफरेंट एक्सरसाइजेस को यूज करके पेशेंट की स्ट्रेंथनिंग और फ्लेक्सिबिलिटी हम वापस से इंक्रीज कर सकते हैं। इसी वीडियो में हम बात करेंगे एक मोबिलिटी एड्स के बारे में, यानी कि एक वॉकर के बारे में, कि कैसे वॉकर को यूज करके पेशेंट एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। साथ ही कैसे पेशेंट स्टेयर्स क्लाइंब कर सकता है, स्टेयर्स सीढ़ियां चढ़ सकता है या सीढ़ियां उतर सकता है। सो कैसे वॉकर के सपोर्ट से ये किन किन स्टेप्स को फॉलो करके, किन किन बातों को ध्यान में रख के ये चीज की जा सकती है। सो अगर हम अपने पिछले वीडियो के छोटा सा हम रिकैप देखें तो उसमें हमने देखा अपने पिछले वीडियो में कि हिप फ्रैक्चर के मल्टीपल कॉजेज है। जैसे कि अगर हम स्पोर्ट्स स्पेसिफिक फैक्टर्स की बात करें तो ओवर ट्रेनिंग या कंपटीशन जैसे जिन इवेंट्स में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो बहुत जल्दी पार्टिसिपेट कर लेना किसी भी इंजरी या इलनेस के बाद, ओवर ट्रेनिंग, ओवर कंडीशनिंग या ओवर फुटवेयर, प्रॉपर फुटवेयर ना पहनना, प्रॉपर सरफेस का ध्यान न रखना, या किसी भी एक्सरसाइजेस में इन्वॉल्व या किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट में इन्वॉल्व होने से पहले उन इवेंट से रिलेटेड बेसिक वार्म अप एक्सरसाइजेस ना करना। सो बेसिकली जब हम वार्म अप नहीं करते तो इससे बहुत ज्यादा एक्सेसिव स्ट्रेस पड़ता है हमारे हिप जॉइंट में, और उस स्ट्रेस, उस रिपीटेटिव स्ट्रेस और स्ट्रेन के कारण बेसिकली हिप जॉइंट हमारा फ्रैक्चर हो जाता है। जहां हमने कई मल्टीपल फ्रैक्चर्स की बात की, हमने नेक ऑफ फीमर, शाफ्ट ऑफ फीमर, और हमने बेसिक इंटरट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर्स, इंट्राट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर्स, इनके बारे में बात की। पिछले वीडियो में हमने वही रिस्क फैक्टर्स भी देखे कि एज हमारा एक बहुत बेसिक रिस्क फैक्टर होता है। जैसे जैसे एज प्रोग्रेसिवली बढ़ती तो उस बढ़ती हुई एज के साथ हमारे जो बोन्स हैं, हमारे जो जॉइंट्स हैं, वो वीक होते हैं। और जिनमें बोन मिनरल डेंसिटी कम, जो कि एक दूसरा रिस्क फैक्टर होता है कि अगर बोन मिनरल डेंसिटी कम, पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस है, तो ऐसी कंडीशन के बाद पेशेंट में फ्रैक्चर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि कम बोन मिनरल डेंसिटी वाले पेशेंट्स की जो बोन है वो बहुत ही वीक होती है, फ्रेजाइल। उस वीक और फ्रेजाइल बोन से पेशेंट जब बहुत रिपीटेटिव एक्टिविटी करता है, बहुत हाईली स्ट्रेसफुल एक्टिविटी करता है, तो बोन्स उसको, उस स्ट्रेसफुल एक्टिविटी को बियर नहीं कर पाती, और एक हल्का सा स्लिप भी एक माइनर से मेजर फ्रैक्चर कॉज कर सकता है। साथ में हमने देखा कि जो जेंडर है, यानी कि सेक्स, मेल फीमेल, सो हमने ये देखा कि हिप फ्रैक्चर ज्यादातर वुमन में कॉमन होता है एज कंपेयर टू मेल। ये बेसिकली रीजन ये है कि अगर कोई भी वुमन ऐसी है जो पोस्ट मेनोपॉजल से गुजर रही है तो उसकी जो बोन मिनरल डेंसिटी है वो कम हो जाती है। इस कम बोन मिनरल डेंसिटी के साथ जब वो अपनी डे टू डे एक्टिविटी करती है, अपनी डे टू डे फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेसफुल एक्टिविटी करते हैं, तो वो फ्रैक्चर से ज्यादा प्रोन होते हैं, उनमें रिस्क
ज्यादा होता है फ्रैक्चर का। इसके अलावा दूसरी मेडिकल कंडीशंस भी होती हैं, जिन मेडिकल कंडीशंस के प्रेजेंट होने से हिप फ्रैक्चर या उससे रिलेटेड जो फ्रैक्चर्स हैं उनके चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे अगर किसी को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, या किसी में इंटेस्टिनल डिसऑर्डर है, पार्किंसंस डिजीज है, स्ट्रोक है, या डिमेंशिया है, या पेरिफेरल न्यूरोपैथी जैसी कंडीशंस है। सो ऐसे कंडीशन वाले जो पेशेंट्स हैं उनमें जो रिस्क होता है वो मल्टीपल होता है, वो डबल ऑलमोस्ट होता है, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स की जो बोन्स होती है वो बहुत फ्रेजाइल होती है और वीक होती है, और उनमें बोन वीक होने के कारण अल्टीमेटली हमारे जो जॉइंट्स हैं वो भी प्रॉपर बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते और उस प्रॉपर स्ट्रेस नहीं दे पाते हैं। इस कंडीशन से वो फ्रैक्चर होने में उनमें जो रिस्क है वो ज्यादा होता है। कुछ ऐसे मेडिकेशंस के बारे में भी हमने बात किया, जैसे प्रेडनिसोलोन। और इन मेडिकेशंस जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स को इफेक्ट करते हैं, ऐसे मेडिकेशंस को जब हम लेते हैं तो उन मेडिकेशन से पेशेंट बहुत डिजीनेस रखती है, पेशेंट में को लेथार्जिक रहती है, पेशेंट कई बार नमनेस जैसी चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में प्रॉपर बैलेंसिंग नहीं हो पाती, उस इम्प्रॉपर बैलेंस के कारण पेशेंट ज्यादा प्रोन रहते हैं फ्रैक्चर। ओबेसिटी या लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एक मेजर कॉज होता है किसी भी फ्रैक्चर का, खासतौर पे जो हमारे स्ट्रेस बियरिंग जॉइंट्स है, जैसे कि हमारे हिप है, हमारा नी है, हमारा एंकल है। सो जो इन जॉइंट्स में जब हम पेशेंट ओबीज है, पेशेंट किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, तो ऐसे पेशेंट्स में एक्सेसिव वेट बियर करना जॉइंट्स के लिए कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है और एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। जब जॉइंट्स, अगर उनमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, विटामिन डी डेफिशिएंसी है, जॉइंट्स मजबूत नहीं है, स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं है, यूरिक एसिड का डिपोजिशन है, तो ऐसे कंडीशंस में, ऐसे जॉइंट, ऐसे सिचुएशन में वो फ्रैक्चर से ज्यादा प्रोन होते हैं। इसलिए हमेशा एडवाइजेबल होता है कि एटलीस्ट 30 to 45 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी हमेशा मेंटेन करके रखनी चाहिए, सो दैट एक प्रॉपर बॉडी वेट पेशेंट मेंटेन कर सके। जब हमने साइंस और सिम्टम्स को देखा तो हमने देखा कि पेशेंट अपने पैरों को मूव नहीं कर पाता, बहुत अनबियरेबल पेन होता है पेशेंट को। साथ ही हमें लिम्ब डिस्क्रिपेंसी भी देखने को मिलती है। सो जिस तरफ का जो लिम्ब है, वो हमारा जिस तरफ का हिप जॉइंट हमारा इन्वॉल्व है फ्रैक्चर में, तो ऐसे कंडीशंस में, ऐसे पेशेंट्स में ये देखने को मिलता है कि वो उस साइड का जो लिम्ब है वो छोटा हो जाता है। सो अल्टीमेटली लिम्पिंग गिट हमें देखने को मिलता है पेशेंट में, और साथ ही हमें लिम्ब डिस्क्रिपेंसी भी देखने को मिलती है। वही जो हमारा इंजर्ड लेग है वो हमारा आउटवर्ड मूव करने लगता है, वो आउटवर्ड डायरेक्शन में, उसका जो फुट का डायरेक्शन है वो आउटवर्ड जाने लगता है। सो इन कुछ बेसिक जैसे स्वेलिंग है, ब्रूजिंग है, प्रेजेंट ही होती है। तो इन बेसिक साइंस और सिम्टम से हम पहचान सकते हैं कि कैसे हम हिप फ्रैक्चर को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं दूसरे फ्रैक्चर से। हिप फ्रैक्चर के हमने कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात की। उस कॉम्प्लिकेशंस में हमने देखा कि अगर किसी को हिप फ्रैक्चर है, वो बहुत ज्यादा बेड रिडन है, तो उनमें बेड सोर्स भी देखने को मिल सकते हैं। अगर उनकी प्रॉपर पोजिशनिंग नहीं करवाई गई है तो उनमें हिप फ्रैक्चर वाले पेशेंट्स में या पोस्ट सर्जिकल पेशेंट्स में हमें बेड सोर्स भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि पेशेंट ने अपनी मसल एक्टिविटी नहीं की है काफी टाइम से, और पेशेंट बेड रिडन है, तो उनमें लॉस ऑफ मसल मास भी देखने को मिलता है। ब्लड क्लॉट, बेड सोर्स, यूटीआई और इमोबिलिटी या इमोबिलिटी के कारण पुअर बैलेंस भी पेशेंट्स में एज अ कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिलता है।
एवास्कुलर नेक्रोसिस एक बहुत ही कॉमन सिम्टम होता है, बहुत ही कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है जो हिप फ्रैक्चर के पेशेंट्स में देखने को मिलता है। सो बेसिकली एवास्कुलर नेक्रोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिस कंडीशन में पेशेंट के बोन्स में प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती, जिसके कारण पेशेंट के जो सेल्स हैं वो डेड होने लगते हैं, नेक्रोसिस होने लगता है, क्योंकि ये हमारे वेस्कुलर सिस्टम वहां का प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहा है। इसलिए ऐसी कंडीशन को हम एवास्कुलर नेक्रोसिस कहते हैं। डायग्नोसिस टूल्स में हमने देखा कि हमने फिजिकल डायग्नोसिस देखा जिसमें पेशेंट को डॉक्टर एग्जामिन करते हैं। हमने बात किया रेडियोलॉजिकल टेस्ट जिसमें हमने बात किया एक्सरे के बारे में, हमने बात किया एमआरआई के बारे में और हमने बात किया सीटी स्कैन के बारे में। ट्रीटमेंट में हमने बेसिकली जो बात की उसमें देखा हमने कि इनिशियली विद इन 2 days हिप फ्रैक्चर में सर्जिकल इंटरवेंशंस को प्रेफर किया जाता है, और उन सर्जिकल इंटरवेंशंस में पेशेंट में हमें इंट्रामेडुलरी नेल्स रिडक्शंस, हमें एक्सटर्नल एप्लीकेशंस, हमें कई बार टोटल हिप रिप्लेसमेंट की तरफ भी जाना पड़ता है। टोटल रिप्लेसमेंट में जब भी करते हैं तो उसमें हमारा जो डैमेज फीमोरल हेड होता है वो बेसिकली हमारा रिप्लेस कर दिया जाता है आर्टिफिशियल हेड से, और फिर पेशेंट को एक जो कनकेव सरफेस बना करके वहां कन्वेक्स कनकेव जो रूल है वो हमारा फुलफिल किया जाता है। सो बेसिकली इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे एक हिप रिप्लेसमेंट के पेशेंट को जिसमें हिप फ्रैक्चर हुआ था उसको कैसे रिहैबिलिटेट करें, कैसे हम डिफरेंट एक्सरसाइजेस को यूज करके जब पेशेंट बेड रिटर्न नहीं या है भी तो बेड रिटर्न में उसे हम कौन कौन सी बेसिक एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं। जब पेशेंट मोबाइल हो चुका है, पेशेंट कंफर्टेबली मूव कर रहा है, तो उसके बाद हम उसकी स्ट्रेंथनिंग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। उसी के साथ हम देखेंगे कि कैसे पेशेंट में डिफरेंट चीजें हम यूज कर सकते हैं, कैसे जंपिंग एक्टिविटीज को हम इंप्रूव कर सकते हैं पेशेंट की बैलेंसिंग के लिए और पेशेंट की मोबिलिटी के लिए। बात करते हैं हम फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट्स के बारे में। जब भी हम फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट्स के बारे में बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट में कई तरह के टेक्निक्स यूज किए जाते हैं। सो कुछ टेक्निक्स ऐसे होते हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट मैनुअली करते हैं, और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो पेशेंट्स को थ्रू मोडालिटीज, इलेक्ट्रोथेरेपेटिक मोडालिटीज के थ्रू पोटेंशियल जनरेट करने के लिए, मसल्स को स्टिमुलेट करने के लिए, नर्व एंडलेस को स्टिमुलेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो हम जो टेक्निक्स की बात कर रहे हैं उस टेक्निक्स में हम फिजिकल टेक्निक्स की बात करें। सबसे पहली जो फिजिकल टेक्निक है वो है स्ट्रेचिंग। जब भी कोई भी पेशेंट बहुत लंबे टाइम के लिए इमोबाइल होता है
है या उसमें सर्जिकल इंटरवेंशन यूज होते हैं, तो उसके जॉइंट्स में बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है। सो उस स्ट्रेसफुल जॉइंट्स को फ्री करने के लिए, उन्हें फ्लेक्सिबल बनाने के लिए स्ट्रेचिंग्स यूज किए जाते हैं, सो दैट जो जॉइंट में जो स्ट्रेस है वो कम किया जा सके। इसी के साथ साथ पेशेंट को प्रॉपरली एजुकेट करना बहुत जरूरी होता है, सो दैट पेशेंट को प्रॉपरली हम अवेयर कर सके, एजुकेट कर सके कि कैसे अपना जो पोस्चर है वो प्रॉपरली वो मेंटेन करें। सो दैट, क्योंकि कई बार जो एक्सेसिव जो स्ट्रेस पड़ता है जॉइंट्स में वो हमारे पुअर पोस्चर के कारण पड़ता है। सो उस पुअर पोस्चर को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है या कैसे मेंटेन किया जा सकता है, इसके बारे में पेशेंट को एजुकेट करना फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। एक्सरसाइजेस, सो बेसिकली हम जो आगे कुछ स्लाइड्स में बात करेंगे वो होंगी हमारी एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइजेस बेसिकली यूज किए जाते हैं दो स्टेप में। सबसे पहले पैसिव ट्रीटमेंट दिया जाता है पेशेंट को, जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट पेशेंट को असिस्ट करते हैं, पेशेंट को करवाते हैं, और फिर सेकेंड फेज में पेशेंट को एक्टिवली करने को कहा जाता है। जब पेशेंट एक्टिवली कंफर्टेबली कर पाता है डिफरेंट सेट ऑफ एक्सरसाइजेस, तब वहां हम प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग प्रिंसिपल को यूज करते हैं, जिसमें पेशेंट के मूवमेंट में जो रेजिस्टेंस है वो इम्प्रूव किया जाता है। जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं, हमारी मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होती है। उस स्ट्रेंथनिंग से पेशेंट अपनी जो डे टू डे एक्टिविटीज है, जो डे टू डे उसकी प्रॉपरली जो फंक्शनिंग है वो इम्प्रूव की जा सकती है। मैनुअल थेरेपी, सो जब भी पेशेंट को फ्रैक्चर होता है उसके बाद उसे इमोबिलाइज किया जाता है कुछ ड्यूरेशन के लिए, उसके बाद उसका जो जॉइंट रेंज ऑफ मोशन होता है वो बहुत ही कम होता है, या उसका जो जॉइंट रेंज ऑफ मोशन है वो लिमिटेड हो जाता है। उस कंडीशन में मैनुअल थेरेपी जैसे कि मसाज, मोबिलाइजेशन, जॉइंट मोबिलाइजेशन, जिसके डिफरेंट ग्रेडिंग्स होती है, उन ग्रेडिंग्स को यूज करके, मसाज टेक्निक्स को यूज करके हम डिफरेंट रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस को करवा करके हम बेसिकली पेशेंट के जो जॉइंट रेंज ऑफ मोशन है वो इम्प्रूव करते हैं। उस जॉइंट रेंज ऑफ मोशन में बेसिकली हम जो भी हिप जॉइंट के मूवमेंट है, जैसे हम यहाँ हिप जॉइंट की बात कर रहे हैं, जो भी हिप जॉइंट के बेसिक मूवमेंट है जैसे फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन, तो इनको हम करवाते हैं सो दैट जो जॉइंट है वो प्रॉपरली मूवेबल हो सके। हीट थेरेपी, सो जब भी पेशेंट को किसी भी तरह की इंजरी होती है तो वहां ब्लड सर्कुलेशन का इम्प्रूव होना बहुत जरूरी होता है। इस इम्प्रूवमेंट से वहां हीलिंग भी अच्छी होती है, और साथ में पेशेंट का जो ओवरऑल जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी इम्प्रूव होता है। सो हीट थेरेपी हम यूज करते हैं पेशेंट की जो ब्लड सर्कुलेशन है मसल्स में, और जो डिफरेंट सॉफ्ट टिश्यूज है उनको इम्प्रूव करने के लिए उन्हें हमें आगे की और स्ट्रेंथनिंग और डिफरेंट सेट ऑफ एक्सरसाइजेज हम करवा सकते हैं उसके लिए। आइस थेरेपी, सो आइस थेरेपी बेसिकली यूज किया जाता है पेशेंट के पेन को रिलीव करने के लिए। सो बट हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम आइस थेरेपी को यूज करें तो हमें डायरेक्ट आइस का एप्लीकेशन नहीं करना है, सो दैट पेशेंट में किसी भी तरह के अगर सेंसरी लॉस है तो पेशेंट को वहाँ आइस बर्न हो सकता है पेशेंट का, और सेंसरी लॉस हो सकता है। सो उन चीजों से बचने के लिए पेशेंट को हमेशा जो आइस एप्लीकेशन करना है वो या तो आइस पैक के थ्रू, या फिर हमें एक कपड़े की एक लेयर बनानी है, उसके बाद ही हमें आइस एप्लीकेशन करना है। इस आइस एप्लीकेशन में बेसिकली हमारा जो पेन है वो कम होता है, हमारे जो इन्फ्लेमेशन है, हमारी जो स्वेलिंग है वो भी कम होती है। सो उससे पेशेंट को
पेन रिलीफ मिलने में बहुत हेल्प मिलती है। अब हम बात करेंगे डिफरेंट सेट ऑफ एक्सरसाइजेस के बारे में। तो सबसे पहली एक्सरसाइज और हमारी जो बेसिक एक्सरसाइज है वो है हमारी एंकल फुट पंप। बेसिकली एंकल फुट पंप करवाई जाती है सो दैट पेशेंट की जो एंकल जॉइंट है वो मोबिलाइज हो सके। पेशेंट के एंकल जॉइंट में हम एक तरह से हम प्रोप्रियोसेप्शन डेवलप कर सके, स्टिमुलेशन कर सके। इस एक्सरसाइज को करने के लिए बेसिकली पेशेंट्स को अपनी बैक में लेट जाना है, अपने कमर के ऊपर लेट जाना है और अपने पैरों को आगे की तरफ एक्सटेंडेड रखना है और हल्का सा उन्हें स्प्रेड करके रखना है। फिर हमें अपने टोज को ऊपर यानी पॉइंटेड अपवर्ड की तरफ में रखना है और हमारे जो सोल्स होने चाहिए वो फ्लैट होने चाहिए। फिर हमें ऐसा मूवमेंट करना है जैसे हम गैस पेडल, जब ऑटोमोबाइल के हमारे जो गैस पेडल होते हैं उन्हें जब हम प्रेस करते हैं तो हमारे एंकल आगे की तरफ मूव होते हैं और पॉइंटेड डाउनवर्ड होते हैं। फिर हमें वहां उस स्ट्रेच को होल्ड करके रखना है और 3 to 5 सेकेंड्स का काउंट करना है अपने माइंड में। फिर काउंट करने के बाद पेशेंट को स्लोली अपने पीछे की तरफ सेम मूवमेंट करना है, यानी कि हमें पीछे की तरफ मूवमेंट करते हुए में वहां पे भी होल्ड करना है और फिर पेशेंट को हमें पेशेंट का जो फुट है उसे फ्लोर के परपेंडिकुलर रखना है। जब पेशेंट आगे और पीछे की तरफ एक सेट कर ले, यानी कि आगे मूवमेंट और पीछे का मूवमेंट, तब वो एक राउंड ऑफ एंकल पंप में काउंट होता है। ऐसे पेशेंट को एटलीस्ट 10 राउंड्स परफॉर्म करने हैं और एटलीस्ट इसे 2 से 3 बार पेशेंट को रिपीट करने हैं एक दिन में। तो जैसे इस इमेज में हम देख पा रहे हैं, पेशेंट को सबसे पहले आगे की तरफ अपने जो फुट है उसे कम पेशेंट को सबसे पहले कमर के पर लेटना है, अपने लेग्स को एक्सटेंडेड रखना है और थोड़ा सा स्प्रेड रखना है। फिर पेशेंट्स को आगे की तरफ एक्सटेंड करना है, आगे की तरफ मूव करना है और पेशेंट को जो टोज है उसके पॉइंटेड होने चाहिए हमें अपने फ्रंट में। फिर पेशेंट को 5 सेकेंड्स का होल्ड रख के वापस अपने पीछे की तरफ एक्सटेंड करना है, पीछे की तरफ मूव करना है अपने एंकल को। वहां हमें 5 सेकेंड्स का होल्ड रखना है। उस स्ट्रेच, हमारे जो गैस्ट्रोनोमियल सोलिस मसल है उनमें हमें स्ट्रेच फील होगा। उस स्ट्रेच को हमें फील करना है, सेंस करना है 5 सेकेंड्स के लिए। फिर अपने फुट को हमें न्यूट्रल पोजीशन में प्लेस करना है, यानी फ्लोर से परपेंडिकुलर हमें प्लेस करना है। और इस एक्सरसाइज को पेशेंट को एटलीस्ट 10 रेपिटेशंस परफॉर्म करने हैं। जब वो एक बार आगे और पीछे मूवमेंट करके वापस से न्यूट्रल पोजीशन में आते हैं तो एक राउंड कंप्लीट होता है। उस एक राउंड के मूवमेंट में पेशेंट को ऐसे 10 राउंड करने हैं एटलीस्ट और कोशिश करना है कि 2 से 3 बार वो इस एक्सरसाइज को दिन में परफॉर्म कर ले।
स्टैटिक क्वाड्स। सो स्टैटिक क्वाड्स करने के लिए पेशेंट को कंफर्टेबली बेड में लेटना है या फ्लोर में लेटना है और अपने अफेक्टेड लेग को स्ट्रेट रखना है। सो जिस लेग से वो एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, यानी कि अपने अपोजिट लेग को वो नीज को बेंड रख सकते हैं। फिर अपने फुट को पेशेंट के पीछे की तरफ पुल करना है और साथ ही जो नी है उसे हमें नीचे की तरफ प्रेस करना है। इस एक्सरसाइज को जब हम कर रहे हैं तो जब हम फुट को पीछे की तरफ पुल करेंगे और नीज को नीचे की तरफ बेंड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारी जो थाई है वहां हमें टाइटनिंग फील होगी, हमें हमारी जो थाइज है वो टाइट फील। जब हमारी थाइज हमें टाइट फील होगी तो हम अपने हील को उस पोजीशन में मेंटेन करते हुए ऊपर की तरफ लिफ्ट कर सकते हैं। फिर हमें 5 काउंट्स तक, यानी कि 5 सेकेंड्स तक होल्ड करके रखना है इस टाइट पोजीशन को और रिलैक्स करना है। हमें कितने ये रेपिटेशंस करने हैं? बेसिकली मैक्सिमम केसेस में हमें ये 10 रेपिटेशंस परफॉर्म करने होते हैं, जो इनिशियली हम 5 रेपिटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, या जैसा भी पेशेंट के फिजियोथेरेपिस्ट उसे डायरेक्ट करते हैं, बताते हैं, तो उसे पेशेंट को कितने सेट्स और कितने एक्सरसाइजेस वो कितने रेपिटेशंस परफॉर्म करने हैं, वो बेसिकली उसके फिजियोथेरेपिस्ट उसे गाइड करेंगे। सो जैसा इस इमेज में दिखाया गया है, हमें ये एक्सरसाइज स्टार्टिंग पॉइंट्स एक्सरसाइज ऐसे ही परफॉर्म करनी है। पेशेंट को अपने जो फुट है उसे पीछे की तरफ पुल करना है और नीज को डाउनवर्ड प्रेस करना है और उसके बाद पेशेंट उस पोजीशन को होल्ड करके रखना है एटलीस्ट 5 सेकेंड्स तक और फिर रिलैक्स करना है। हील स्लाइड्स। सो बेसिकली इस एक्सरसाइज को करने के लिए पेशेंट को अपने हील्स को अपने बटक्स की तरफ स्लाइड करना है। पेशेंट कंफर्टेबली अपने बेड में लेट जाए और अपने नीज को बेंड रखे और बेंड करके पहले पहले नी हमें स्ट्रेट रखना है नीज को, फिर हमें बेंड करना है और बेंड करते समय हमें जो स्पीड होगी बहुत स्लो होनी चाहिए, स्लो एंड कंफर्टेबल स्पीड में पेशेंट को अपनी हील्स को स्लाइड करते हुए अपने बटक्स की तरफ लेके आना है। ये ध्यान रखना है कि हमें हल्का प्रेशर लग सकता है, बट वो पेनफुल नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी एंगल में वो पेनफुल हो रहा है तो उस कंडीशन में ये चीजें क्लियर होनी चाहिए पेशेंट को कि अगर पेनफुल है तो मीन्स उसे कम रेपिटेशन से कम स्पीड के साथ या स्लो मैनर में इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना। इस एक्सरसाइज को 1 से 3 सेट परफॉर्म करने हैं और हमें एटलीस्ट हर सेट में 10 रेपिटेशंस परफॉर्म करने। सो रेस्ट हमारा जो रहेगा वो 1 मिनट का रहेगा डिफरेंट सेट के बीच में, और हमें एटलीस्ट
2 बार इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करनी है। तो जैसा इस इमेज में दिखाया जा रहा है, जैसा एरोज इंडिकेट कर रहे हैं, हमें कुछ उसी तरीके से अपने हील्स को स्लाइड करने हैं अपने बटक्स की तरफ। जो और हम इस एक्सरसाइज को अपने बाइलेटरल यानी कि दोनों पैरों से हम इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। फिर पेशेंट को एक इस चीज का ध्यान रखना है कि उसे इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते समय किसी भी तरह का पेन फील नहीं होना चाहिए। पेशेंट को एक कंफर्टेबल और स्लो स्पीड में इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करनी है। सो जब पेशेंट की बेसिक स्ट्रेंथनिंग, पेशेंट को अर्ली मोबिलाइज करना है सो दैट उसकी प्रॉपर पोजिशनिंग हो सके, प्रॉपर उसके एंकल फुट के प्रॉपर रिसेप्शंस मेंटेन कर सके, और साथ ही उससे अर्ली मोबिलाइज करके हमें ये भी रखना है कि उसकी जो बेसिक टोन है, मसल टोन, हम उसे मेंटेन करें। तो मोबिलाइज करने के लिए हमें डिफरेंट वॉकिंग एड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। इनिशियली जब पेशेंट पोस्ट सर्जिकल है, पेशेंट की रिसेंट सर्जरी हुई है, तो वॉकर सबसे बेस्ट एक वॉकिंग एड होता है। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे वॉकर के सपोर्ट से पेशेंट वॉक कर सकता है। इसके लिए पेशेंट को का जो वॉकर है उसके प्रॉपर हाइट में होना चाहिए, यानी कि उसका जो डिस्टेंस है वो उसके आर्म लेंथ के बराबर ही होना चाहिए, और जो प्रॉपर उसके चारों पैर हैं वो प्रॉपरली उसके फेर्यूल यानी कि जो रबर बैंड है उसमें प्रॉपरली रेस्ट होने चाहिए। पेशेंट को लिफ्ट करना है वॉकर और अपने आर्म लेंथ के डिस्टेंस में प्लेस कर लेना है। सेकेंड स्टेप में पेशेंट को अपना ऑपरेटिव लेग वॉकर की तरफ रखना है, और फिर हमें अपना जो गुड लेग है वो आगे लेके आना है। अगर पेशेंट में दोनों पैरों में किसी भी कंडीशन की वजह से दोनों पैरों में अगर सर्जरी हुई है, तो उस कंडीशन में पेशेंट किसी भी पैर को सबसे पहले आगे लेके आ सकते हैं। ये मैटर नहीं करता है वहां कि कौन हमारा गुड लेग है, कौन हमारा बैड लेग है, या हमारा प्रॉपर लेग है। सो वो किसी भी एक पैर को आगे प्लेस करें और फिर अपने वॉकर को आगे की तरफ पुश करें। थर्ड स्टेप में हमें ध्यान रखना है कि पेशेंट को कोई भी किसी भी तरीके का बड़े स्टेप्स नहीं लेने, और बहुत ज्यादा क्लोज अपने वॉकर को प्लेस भी नहीं करना है। एक प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए हमारे वॉकर और हमारे बॉडी के बीच में, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा क्लोज हम वॉकर को प्लेस करते हैं तो उससे हमारे बॉडी का जो बैलेंस है वो बिगड़ सकता है। हमें ये भी ध्यान रखना है कि जब हम वॉकर से वॉक स्टार्ट कर रहे हैं तो इनिशियली वो कुछ स्टेप्स ही होने चाहिए, और हमारा जो हेड है वो हाई यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, हमें सीधे देखना है। बट कई बार पेशेंट्स में टेम्पटिंग होती है कि वो नीचे अपने फीट की तरफ देखें। सो उन्हें इस चीज को अवॉइड करना है, और साथ ही अपने आप को फॉल होने से बचाना है। पेशेंट को एकदम स्लो स्टेप्स लेने हैं और इनिशियली पहले बेड के अराउंड वॉक करना है, फिर पेशेंट को धीरे धीरे अपने जो वॉकिंग डिस्टेंस है वो इंक्रीज करना है।
स्टेयर क्लाइंबिंग, जब पेशेंट की प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग हो गई, ये ध्यान रखना है कि ये हमें तभी कर रहे हैं जब उसकी प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग मेंटेन हो चुकी है, प्रॉपर एजिलिटी मेंटेन हो चुकी है, प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन हो चुकी है, और साथ ही पेशेंट अपने बेड के अराउंड मूव कर चुका है और उसका जो डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज हो चुका है, यानी बेसिक बैलेंस जो है उसकी बॉडी में आ चुका है। सो स्टेयर क्लाइंबिंग करने के लिए पेशेंट है जो थेरेपिस्ट है, उसे पहले पेशेंट को गाइड करना है कि कैसे एक वॉकर को करेक्टली यूज करना है। ये हमेशा ध्यान रखना है कि वो अपने वॉकर से पूरी तरीके से कंफर्टेबल हो पेशेंट, और उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं उन्हें भी पता होना चाहिए कि वॉकर को कैसे मेंटेन करना है। जब भी हम वॉकर को यूज करके हम ऊपर की तरफ जाएंगे, यानी कि हम क्लाइंब अप करेंगे, तब हमारा जो स्ट्रॉन्ग लेग है वो आगे की तरफ जाएगा, यानी जिस पैर में हमारा ऑपरेशन नहीं हुआ है तो वो हमारा आगे की तरफ जाएगा। वहीं डिसेंडिंग स्टेयर्स, यानी कि जब हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो हमारा जो वीक लेग है, जिस पर्टिकुलर साइड में सर्जरी हुई है, उस पर्टिकुलर सेगमेंट में हमें क्या करना है कि आगे रखना है, हमारा जो वीक लेग है वो आगे रहेगा। ये ध्यान रखना है कि हमें जो अप विथ गुड एंड डाउन विथ बैड, ये बेसिक एक निमोनिक हम याद कर सकते हैं कि ऊपर अच्छे के साथ और नीचे बुरे के साथ, ऐसे करके हम इस चीज को बेसिकली ध्यान रख सकते हैं। और ये ध्यान रखना है कि जब भी हम ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो हैंड रेलिंग्स वहां प्रेजेंट रहे तो और ज्यादा बेस्ट होता है और सेफ्टी रहती है पेशेंट की। अगर हैंड रेलिंग्स नहीं प्रेजेंट है तो दोनों साइड अगर कोई अटेंडर प्रेजेंट रह सकते हैं तो वो और ज्यादा बेस्ट रहता है, पेशेंट का जो कॉन्फिडेंस है वो और ज्यादा बूस्ट होता है। सबसे पहले बात करते हैं हम अपस्टेयर्स, ऊपर की तरफ जाते समय हमें किन चीजों का ध्यान रखना है। सो हमें सबसे पहले वॉकर को साइडवेज टर्न करना है, और जो उसकी एक पेयर के जो लेग्स है, जैसे दो पेयर लेग है उसके, एक पेयर का जो है वो हमारे ऑपरेटिव लेग के साइड में होना चाहिए। हमें प्लेस करना है एक हाथ अपना हैंडल में, यानी कि वॉकर के लीडिंग हैंडल में, और जो दूसरा हाथ है उसे हमें स्टेयर्स की जो रेलिंग्स है उन्हें होल्ड करना है। फिर हमें लिफ्ट करना है अपने वॉकर को साइडवेज और पहला स्टेप लेना है। और फिर हमें, क्योंकि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो हमें अपना जो स्ट्रॉन्ग लेग है उसे सबसे पहले लिफ्ट करके आगे की तरफ मूव करना है। जब हम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, फिर हमें अपना जो इंजर्ड लेग है वो आगे की तरफ ले जाना है, और वॉकर और हैंडल का एक पैरेलल कॉम्बिनेशन मेंटेन रहना चाहिए। हर स्टेप में पेशेंट को अपने जो वॉकर, स्ट्रॉन्ग लेग और वीक लेग, ऊपर की तरफ हम जब जाएंगे तो वॉकर, स्ट्रॉन्ग लेग और वीक लेग, ये स्टेप्स हमें फॉलो करना है। ये ध्यान रखना है कि हमारे जो शोल्डर्स हैं वो डायरेक्टली हमारे वॉकर के हैंडल के ऊपर होना चाहिए। थोड़ा सा हल्का सा हमें बेंड रहना है, बहुत ज्यादा इरेक्ट पोजीशन में नहीं रहना है, सो दैट हम किसी भी तरह का टिपिंग मूवमेंट अवॉइड कर सकें। सो बेसिकली जैसा इस इमेज में हम देख पा रहे हैं, हमें सबसे पहले वॉकर को अपने ऑपरेटिव लेग के बिसाइड्स रखना है, उसके जो एक पेयर ऑफ लेग्स है, और फिर हमें अपना जो गुड लेग है वो आगे की तरफ मूव करना है, और एक हाथ से हमें हैंड रेलिंग्स ग्रैब करनी है। फिर पेशेंट को अपनी वॉकर, गुड लेग और
बैड लेग, हमें ये रिपीट करना है। गुड लेग, हमारा वॉकर, गुड लेग और हमारे बैड लेग। सो ये स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। या बैड लेग का मतलब है कि हमारा ऑपरेटिंग लेग को हमें इन तरीके से आगे की तरफ बढ़ना है। हल्का सा अपने ट्रंक को हमें बेंड रखना है और पोजीशन जो हमारे शोल्डर की होनी चाहिए वो हमारे हैंडल के ऊपर ही होनी चाहिए। किसी भी तरह का टिपिंग मूवमेंट हमें अवॉइड करना है। अब बात करते हैं हम गोइंग डाउन स्टेयर्स के बारे में। सो इसके लिए भी हमें सेम प्रोसीजर फॉलो करनी है। बट हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ जो हमारा जो प्रोसेस है वो रिवर्स हो जाता है। पहले हमारा वॉकर, फिर वीक लेग और फिर हमारा स्ट्रॉन्ग। हम उसको इमेज से भी नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। तो सबसे पहले जैसे हमने अपस्टेयर्स जाते वक्त किया कि हमारा जो वॉकर है उसे हमने साइडवेज रखा, एक हैंडल से, एक हाथ से हमने वॉकर को ग्रैब किया और दूसरे हाथ से हमने हैंड रेलिंग्स को ग्रैब किया। फिर हम यहाँ पे सबसे पहले अपना जो इंजर्ड लेग है उसे आगे की तरफ लेके जाते हैं। सबसे पहले हमारा वॉकर मूव करता है, फिर हमारा जो वीक लेग है या इंजर्ड लेग है या ऑपरेटिव लेग है वो मूव करता है, फिर हमें अपना जो गुड लेग यानी कि स्ट्रॉन्ग लेग है उसे मूव करना है। हमारे जो बॉडी वेट है वो हमारे बेसिकली हैंड्स में रहते हैं और आगे की तरफ थोड़ा सा हम बेंड रहते हैं। सो जैसे इस इमेज में दिखाया जा रहा है, बेसिकली पेशेंट को सबसे पहले अपने वॉकर को साइड फेस में प्लेस करना है और फिर उसे अपना वीकर लेग आगे की तरफ मूव करना है और फिर उसे अपना स्ट्रॉन्ग लेग मूव करना है। और इस समय पेशेंट को अपना जो बॉडी वेट है वो अपने हैंड्स में ही रखने, और जितना लोअर रहेगा उतना अच्छा हमारे लिए अच्छा है। इनिशियली हमें कुछ स्टेप्स में ही ये चीज फॉलो करनी है। उसके बाद जब पेशेंट कंफर्टेबल हो जाए तो फिर पेशेंट इस इन स्टेप्स को रिपीट करके और ज्यादा स्टेयर्स क्लाइंब या डाउन आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं बेसिक हमारी एक्सरसाइजेस के बारे में। अब हम डिफरेंट सेट ऑफ एक्सरसाइजेस के बारे में बात करेंगे जिनके द्वारा पेशेंट के जो रेंज ऑफ मोशन है, जिनसे पेशेंट की जो स्ट्रेंथनिंग है वो करवाई जा सकती है। हम बेसिकली इन एक्सरसाइजेस को दो स्लाइड्स में बात करेंगे। सबसे पहले हम एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे, फिर उसी एक्सरसाइज को हम इमेज से भी या हम वीडियो क्लिप से उसको समझेंगे।
सबसे पहले मूवमेंट हमें करना है हिप एंड नी फ्लेक्शन। सो इसके लिए पेशेंट को अपना जो एक हाथ है वो बेंट नी में रखना है उसके अंदर, और दूसरे हाथ से हमें अपने हील को ग्रैब कर लेना है स्टेबलाइज करने के लिए। फिर हमें लिफ्ट करना है अपने नीज को टुवर्ड्स द चेस्ट, और जो हमारा नी कैप है वो पॉइंटेड होना चाहिए टुवर्ड्स द सीलिंग। किसी भी तरीके से हमें ये ध्यान रखना है कि पेशेंट का जो हिप है वो ट्विस्ट नहीं होना चाहिए जब भी मूवमेंट हो रहा है, और जो फुट है वो हमारा स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए हमारे हिप में, और किसी भी तरह का स्विंगिंग मूवमेंट नहीं होना चाहिए। फिर जो हमारा लेग है वो हम अपने स्टार्टिंग पोजीशन में ला सकते हैं। तो जैसे इस इमेज में देखा गया है, पेशेंट एक फिजियोथेरेपिस्ट पेशेंट को ये एक्सरसाइज करवा रहा है, तो पेशेंट जो फिजियोथेरेपिस्ट है उससे अपने एक हाथ से हील को स्टेबलाइज करना है, और दूसरे हाथ से पेशेंट का नीज को हमें स्टेबलाइज करना है, सो दैट हमारे किसी भी तरह का ट्विस्टिंग मूवमेंट नहीं होना चाहिए। इसके बाद पेशेंट जो थेरेपिस्ट है वो पेशेंट के जो नीज है उन्हें बेंड करते हैं और टूवर्ड्स द चेस्ट लेकर के आते हैं। फिर थेरेपिस्ट पूरे लेग्स को एक स्टार्टिंग पोजीशन यानी कि एक्सटेंडिंग पोजीशन में लेकर के आते हैं। इस एक्सरसाइज को हर लेग से, दोनों लेग से हमें परफॉर्म करने हैं, और एटलीस्ट 5 रेपिटेशंस हमें करने हैं एक सेट के, और हमें ऐसे करके एटलीस्ट 2 से 3 सेट इस एक्सरसाइज के परफॉर्म करने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी हिप रोटेशन। सो हिप रोटेशन एक्सरसाइज करने के लिए पेशेंट को जो जो थेरेपिस्ट है वो एक हाथ थाई में प्लेस करते हैं और दूसरे हाथ उसके नीज के नीचे, फिर नीज को हाफ वे बेंड करके टुवर्ड्स द चेस्ट लेके आते हैं, और एक 90 डिग्री का एंगल हमारे हिप और एंकल के बीच में बनता है। ये ध्यान रखना है कि हमें जब भी हम पुल या पुश मूवमेंट कर रहे हैं तो हमें बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस या पेन नहीं जाना। हमें अपने रेजिस्टेंस पॉइंट के बारे में, हमें अपने मूवमेंट्स के बारे में ये ध्यान रखना है कि वो अपने रेजिस्टेंस ज्यादा ना होना चाहिए, पेन ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस एक्सरसाइज को बेसिकली पेशेंट जो थेरेपिस्ट है वो असिस्ट करके करवाएंगे, और फिर उसे एक अपने जो लोअर लेग है उसे स्टार्टिंग पोजीशन में लेकर के आना है। फिर पेशेंट को इसी एक्सरसाइज को एटलीस्ट 5 रेपिटेशंस दोनों साइड रिपीट करने हैं। जैसा इस इमेज में दिखाया गया है, पेशेंट थेरेपिस्ट के नीज के अंदर एक हाथ अपना प्लेस करते हैं और नीज को स्टेबलाइज करते हैं। हिप और नी के बीच का जो एंगल है वो हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है। फिर थेरेपिस्ट उसे
आगे की तरफ रोल आउट करते हैं और पुश और पुल मूवमेंट करते हैं। इसमें हमें ध्यान रखना है कि किसी भी तरह का पेन नहीं होना चाहिए पेशेंट को, किसी भी तरह का हमें एक्सेसिव रेजिस्टेंस नहीं अप्लाई करना है पेशेंट। इस एक्सरसाइज को बेसिकली पेशेंट को 5 रेपिटेशंस दोनों पैरों से रिपीट करनी है, दोनों पैरों से इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करनी है। हिप एबडक्शन। सो हिप एबडक्शन करने के लिए जो थेरेपिस्ट है वो एक हाथ अंडर द नीज प्लेस करते हैं और होल्ड करते हैं, दूसरा हाथ वो हील्स में स्टेबलाइज करने के लिए प्लेस करते हैं, सो दैट हमारी जो हिप जॉइंट है उसे स्टेबलाइज करके रखा जा सके। फिर जो नीज है उसे स्ट्रेट करने के बाद जो मूवमेंट है उस बेड के सरफेस के अलाउ किया जाता है, जो कि टुवर्ड्स द थेरेपिस्ट और अवे फ्रॉम द थेरेपिस्ट किया जाता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 45 डिग्री का एंगल होता है। फिर पेशेंट के जो पैर हैं वो स्टार्टिंग पोजीशन में लाए जाते हैं। ये एक्सरसाइज में बेसिकली उसे साइडवेज मूवमेंट करने होते हैं। एटलीस्ट 10 रेपिटेशंस इन एक्सरसाइजेस के जरूर परफॉर्म करने हैं और कोशिश करनी है कि हम दोनों पैरों से इन एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करें। सो जैसे इस इमेज में दिखाया जा रहा है, वो थेरेपिस्ट है पहले एक हाथ नीज के नीचे प्लेस करते हैं, दूसरा हाथ हिप के नीचे, सो दैट हिप जॉइंट को स्टेबलाइज करके रख सके, और फिर साइडवेज मूवमेंट किया जाता है लेग्स का, और पहले वो अपनी तरफ लेके आते हैं फिर अपने बॉडी से अवे लेके जाते हैं। इसको बेसिकली हम हिप एबडक्शन मूवमेंट कहते हैं, और इसमें पेशेंट के जो एबडक्टर्स होते हैं उनकी बेसिकली स्ट्रेंथनिंग होती है, उनके बेसिकली स्टिमुलेशन होता है, और फिर उससे हमें ये एक्सरसाइज एटलीस्ट 10 रेपिटेशंस परफॉर्म करने हैं दोनों पैरों के साथ। अब हम बात करेंगे बैलेंस एक्सरसाइजेस की।
एक हिप फ्रैक्चर के पेशेंट जिसमें सर्जरी हुई है, कैसे उसमें बैलेंस लाया जा सकता है, कैसे उसे बैलेंस एक्सरसाइज करवाई जा सकती है। सो बैलेंस एक्सरसाइज करने में सबसे जो हम बेसिक एक्सरसाइज करते हैं वो है हमारा साइड लेग रेज। सो साइड लेग रेज परफॉर्म करने के लिए पेशेंट को एक काउंटर की जरूरत पड़ती है, एक चेयर की जरूरत पड़ती है। सो उसी एक काउंटर या चेयर के पीछे खड़े हो जाते हैं, दोनों हैंड्स उसके काउंटर या चेयर पर रेस्ट होने चाहिए, सो दैट एक प्रॉपर सपोर्ट मिल सके पेशेंट को। फिर पेशेंट को लिफ्ट करना है अपना राइट लेग उसके साइड में, और रिपीट करना है 10 टाइम्स ईच लेग के साथ। यानी कि अगर वो अपने राइट लेग पहले परफॉर्म करना चाह रहा है, सो पहले उसे अपने राइट लेग को 10 टाइम्स लिफ्ट करना है टूवर्ड्स द साइड से, और फिर उसे सेम चीज डिफरेंट लेग यानी कि लेफ्ट लेग से भी परफॉर्म करनी है। लेग स्विंग्स। लेग स्विंग्स करने के लिए बेसिकली पेशेंट को अपने राइट लेग में खड़े होना है, और अपना जो अपोजिट लेग है उसे 3 to 6 इंचेस हमें रेज करने हैं अपने फ्लोर से। फिर आर्म्स को हमें अपने साइड्स में रखना है, और स्विंगिंग मूवमेंट करते वक्त पेशेंट को फॉरवर्ड और बैकवर्ड स्विंगिंग करना है। फिर पेशेंट को अपना जो टॉर्सो है उसे इरेक्ट करके रखना है, और फ्लोर में उसके जो अपोजिट टच होने चाहिए, सो दैट प्रॉपर बैलेंस मेंटेन रहे। इन्हीं मूवमेंट को, हमारे स्विंगिंग मूवमेंट को पेशेंट को उसके साइड्स में भी परफॉर्म करने, यानी कि उसे सबसे पहले फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट करना है, और फिर उसे लेफ्ट साइड और राइट साइड का मूवमेंट करना है। ये एक्सरसाइज बेसिकली पेशेंट को दोनों पैरों के साथ, दोनों लेग्स के साथ रिपीट करनी है। तो जैसे इस इमेज में हम देख पा रहे हैं कि एक वॉल के सपोर्ट से पेशेंट अपने एक हैंड में से सपोर्ट ले सकता है, और फिर अपने राइट लेग से स्टार्ट करते हुए वो अपने राइट लेग को फॉरवर्ड और बैकवर्ड स्विंगिंग मूवमेंट कर सकता है। फिर पेशेंट को लेफ्ट साइड और राइट साइड मूवमेंट करना है, और पेशेंट को लेफ्ट साइड और राइट साइड मूवमेंट करने हैं, और साथ ही पेशेंट को साइड वेज भी मूवमेंट करने हैं। यानी कि पेशेंट का जो लेफ्ट साइड और राइट साइड, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, चारों दिशाओं में हमें, वो चारों डायरेक्शन में हमें मूवमेंट करने। तो जो मूवमेंट होगा वो बेसिकली हमारा राइट लेग से होगा। फिर हमें अपने लेफ्ट आर्म से सपोर्ट लेना है, और फिर हमें लेफ्ट लेग से इसी चीज को रिपीट करनी है।
मार्चिंग एक्सरसाइजेस। सो बेसिकली इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए पेशेंट को एक चेयर या काउंटर की जरूरत पड़ती है। उसके बाद पेशेंट को होल्ड करके नहीं रखना है, या यहाँ एक बेसिक सा ये ट्विस्ट है, अनटिल एंड अनलेस पेशेंट को ये जरूरत पड़ती है कि पेशेंट को होल्ड करने की जरूरत है, उसे ये होल्ड नहीं करना है। वो अपना प्रॉपर बैलेंस बनाने की कोशिश करें। फिर पेशेंट को अपने लेग्स, अपने नीज को बेंड करके अल्टरनेटली लिफ्ट करना है एज हाई एज पॉसिबल। जितना हाई वो लिफ्ट कर सकता है, जितने हाई में वो प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करके रख सकता है, उसे एज हाई एज पॉसिबल ये मेंटेन करते हुए लिफ्ट करना है। फिर हमें सेम एक्सरसाइज, सेम रिपीटिशंस हमें अपोजिट लेग के साथ भी परफॉर्म करनी, और इसे करते वक्त हमें 1 2 1 2 ऐसे काउंटिंग करनी। बेसिकली इस तरह से स्कूल में पीटी मार्च पास्ट होती है, हमें ये एक्सरसाइज उसी तरीके से करनी। हील टू वॉक। हील को वॉक करने के लिए पेशेंट्स को वॉक करना है बेसिकली ऑन हील्स, और फिर अपने टोज में। ये बहुत ज्यादा स्टेप्स नहीं होंगे, इनिशियली 20 30 स्टेप्स हमें अपने हील्स में वॉक करना है, फिर 20 30 स्टेप्स अपने टोज में वॉक करने। ये बेसिकली एक बैलेंस बनाने के लिए होती है कि पेशेंट का जो बॉडी का जो बैलेंस है वो इम्प्रूव किया जा सके, बॉडी का जो बैलेंस है वो स्टेबलाइज किया जा सके, पेशेंट के जो बॉडी बैलेंसेस है उसे इम्प्रूव करके हम पेशेंट के बॉडी में बैलेंस कर सकते। चेयर एक्सरसाइजेस। सो चेयर एक्सरसाइज में सबसे पहली हमारी एक्सरसाइज है हमारा सिट टू स्टैंड, या इसी एक्सरसाइज को हम चेयर स्क्वाट्स भी कह सकते हैं। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए पेशेंट को कंफर्टेबली चेयर में बैठना है, जिसमें आर्म्स नहीं होने चाहिए, और फिर अपने आर्म्स को अपने शोल्डर्स के क्रॉस हमें क्रॉस करना है। लेफ्ट हमारे राइट शोल्डर पे और राइट हमारे लेफ्ट शोल्डर पे। फिर पेशेंट को कंफर्टेबली अपने पोस्चर को ध्यान में रखते हुए पेशेंट को सिट डाउन होना है, यानी पेशेंट को बैठना है। फिर पेशेंट को खड़े होना है। जब भी ये एक्सरसाइज पेशेंट कर रहा है तो उसे ये ध्यान रखना है कि उसका हेड अपवर्ड होना चाहिए और वो नीचे की तरफ ना देखे। किसी भी तरह का आगे की तरफ लीनिंग मूवमेंट नहीं होना चाहिए जब पेशेंट इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहा है। हमें ये बेसिकली हम अपनी थाई मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं, और साथ ही हमारा जो बैलेंस है, हमारा जो सडन मूवमेंट है वो भी इम्प्रूव होता है। हमें कोशिश करना है एटलीस्ट 5 to 10 रेपिटेशंस हमें इस एक्सरसाइज के परफॉर्म करने हैं। और इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते समय पेशेंट को ये भी ध्यान रखना है कि पेशेंट को प्रॉपरली ब्रीद करना है, पेशेंट को अपनी ब्रीदिंग पे प्रॉपर फोकस करना है, प्रॉपर उसको अपने ब्रीदिंग में ध्यान रखना है।
क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेच यानी कि फ्रंट ऑफ द थाई का स्ट्रेच। सो जैसा हमने सबसे पहले ही बात किया था हमारी पहली स्लाइड में, इस वीडियो की पहली स्लाइड में, कि स्ट्रेचिंग बेसिकली हम यूज करते हैं सो दैट हमारे जो जॉइंट्स है उनकी जो स्ट्रेस है वो रिड्यूस किया जा सके, सो दैट हम उस स्ट्रेस को कम कर सके। सो इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए, स्ट्रेचिंग को परफॉर्म करने के लिए पेशेंट को अपने साइड्स में लेटना है, नीज बेंड होने चाहिए और वो हमारे हिप के लेवल में होने चाहिए। फिर अपने एब्डोमिनल्स को टाइट रखना है और अपने बैक को फ्लैटन करना है। हमें ये होल्ड, अपना जो एंकल है उसे होल्ड करके रखना है, अपने हील्स जो है उसे अपने बटन से टच करा के रखना है। जो टॉप लेग है हमारा वो हमें पुल करके रखना है अनटिल हमें एक अच्छा स्ट्रेच अपने फ्रंट ऑफ द थाई में फील। हमारा जो नीचे का जो पैर है वो स्लाइटली हमारे लोअर होना चाहिए हिप से, और हमारे जो लोअर बैक है वो फ्लैट होनी चाहिए। हमें इसको बेसिकली 3 रेपिटेशंस करने, और हर रेपिटेशंस में हमें 30 सेकेंड्स का होल्ड मेंटेन करके रखना है। बेसिकली हमें 30 सेकेंड्स का कॉन्ट्रैक्शन मेंटेन करके रखना है। फोम रोलिंग द क्वाड्रिसेप्स। सो इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए पेशेंट को एक फोम रोलर की जरूरत पड़ती है। सो उसके लिए पेशेंट को एक अपना जो फेस है वो डाउनवर्ड करके अपने दोनों थाइज को एक फोम रोलर के ऊपर रेस्ट करना है, और अपने एल्बोस में सपोर्ट रखना है और फोर आर्म्स में हमें सपोर्ट रखना है। अपनी जो एब्डोमिनल मसल्स है, हमारी जो बैक मसल्स है, उन्हें हमें टाइट रखना है और हमें अपने स्पाइन को स्टेबलाइज करना है। फिर हमें फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करके हमारी जो क्वाड्रिसेप मसल्स है उससे हमें रब कराते हुए मूवमेंट करना है अपने रोलर में। सो इससे, और जिस पर्टिकुलर स्पॉट में हमें किसी भी तरह का टेंडरनेस फील हो उस पर्टिकुलर स्पॉट में हमें पॉज करके रखना है। इस एक्सरसाइज को करने से बेसिकली हमारी जो क्वाड्रिसेप्स है वो रिलीज होती है। उनमें अगर टेंडरनेस है, किसी भी तरह का टाइटनेस है, एडहेशंस है, उन एडहेशंस को हम तोड़ते हैं और उससे हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो भी इम्प्रूव होती है। जिस तरह हमने अपनी क्वाड्रिसेप्स मसल्स को स्ट्रेच किया उसी तरीके से अब हमें अपनी हैमस्ट्रिंग मसल्स को भी स्ट्रेच करना है। इसके लिए पेशेंट को कंफर्टेबली एक चेयर में बैठना है और एक प्रॉपर पोस्चर हमें मेंटेन करके रखना है, यानी हमारा जो लंबर आर्च है वो प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए। फिर हमें अपने एक लेग को रेज करके स्ट्रेट करना है, मेंटेन करते हुए अपना जो प्रॉपर पोस्चर। जिस पर्टिकुलर पॉइंट में एक अच्छा स्ट्रेच हमें फील हो जाए उस पर्टिकुलर पॉइंट में हमें होल्ड करके रखना है अराउंड
30 सेकेंड्स का, और हमें ऐसे दोनों लेग से रिपीट करने हैं। जैसा इस इमेज में हम देख पा रहे हैं कि पेशेंट को कंफर्टेबली बैठना है, अच्छी पोस्चर मेंटेन करना है, अपना जो लंबर आर्च है प्रॉपर मेंटेन करके रखना है, आगे की तरफ पैर को रेज करना है, टोज हमारे सीलिंग्स की तरफ पॉइंटेड होने चाहिए, और हमें 30 सेकेंड्स का होल्ड करना है, और इसे हमें 5 रेपिटेशंस परफॉर्म करने हैं। जो 5 रेपिटेशंस है वो बेसिकली हमें 5 विद लेफ्ट लेग और 5 विद राइट लेग, यानी दोनों पैरों से हमें इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने हैं। काफ स्ट्रेंथ, सो बेसिकली अगर जैसे हम ओटाइटिस प्यूबिस की कंडीशन देखें, या हम किसी भी ऐसे कंडीशन देखें जिसमें हमारी हिप इन्वॉल्व है, जैसे हमने हिप फ्रैक्चर देखा, सो ओटाइटिस प्यूबिस जैसी कंडीशंस, हिप फ्रैक्चर और बाकी जैसे कंडीशंस में भी हमें ये देखने को मिला कि हमारा जो काफ है वो काफी इग्नोर्ड हो जाता। लेकिन हमारे जो प्रॉपर काफ की स्ट्रेंथनिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम प्रॉपर काफ की स्ट्रेंथनिंग मेंटेन कर रहे हैं तो ये हमारी जो बैक की मसल्स हैं उन्हें एक्टिवेट करने में भी हेल्प करती। सो हमारा जो काफ्स है अगर वीक है तो हमारे जो क्वाड्स और हिप फ्लेक्सर्स हैं वो ओवर एक्टिवेट होते हैं हमारे थाइज को लिफ्ट करने में, जिससे हमारे जो इश्यूज हैं, हमारी हिप पेन है, हमारा ओटाइटिस प्यूबिस है, हमारे फ्रैक्चर्स है, हमारा जो स्ट्रेस है हमारे हिप जॉइंट पे वो ज्यादा होता है। सो अब हम देखते हैं बेसिकली कि ऐसी कौन सी काफ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं जिन्हें हम कर सकते हैं, और हमें ये ध्यान रखना है कि एटलीस्ट 3 सेट हमें परफॉर्म करने हैं और 25 रेपिटेशंस हर लेग में, हर सेट में होने चाहिए। सबसे पहली हमारी एक्सरसाइज है सोलियस और रेजेस, यानी कि डीप काफ मसल्स और रेजेस। सो इसके लिए पेशेंट को वॉल फेसिंग खड़े होना है और एक लेग बेंड करके रहना है। फिर अपने जो नी है उसको हमें सेकंड टो के पास रखना है। हमें किसी तरह का हिप में मूवमेंट नहीं करना है, और बिना हिप मूवमेंट किए हुए हमें अपने हील्स को लिफ्ट ऑफ करना है फ्लोर से। फिर हमें अपने टोज में रहना है और फिर लोअर डाउन करना है। किसी भी तरीके से हमें अपने नीज को फॉल होने से बचाना है या फॉल होने नहीं देना है। जब भी हम इस मूवमेंट को करते हैं तो हमारी जो काफ मसल्स है उनकी स्ट्रेंथनिंग होती है, और हमें एटलीस्ट, जैसा हमने पिछले स्लाइड में भी बात की, एटलीस्ट 3 सेट परफॉर्म करने हैं दोनों पैरों से, और 25 रेपिटेशंस ईच करने। अगर हम किसी भी तरह के रनिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं तो हमें ये डेली बेसिस में करना बहुत जरूरी है। लेटरल हॉपिंग ऑन लेवल ग्राउंड। सो जब हमारी स्ट्रेंथनिंग प्रॉपर हो चुकी है, जब हमारे
फ्लेक्सिबिलिटी प्रॉपर हो चुकी है, तो अब हमें बेसिक हम एजिलिटी ड्रिल्स कर सकते हैं। सो एजिलिटी ड्रिल्स में हम डिफरेंट ऐसे हॉपिंग मूवमेंट, हम डिफरेंट ऐसी जंपिंग मूवमेंट्स के बारे में बात करेंगे, जिन जंपिंग मूवमेंट, जिन हॉपिंग मूवमेंट्स को करके पेशेंट अपने स्पोर्ट्स में वापस आ सकता है, अपने अपने डे टू डे एक्टिविटीज है उन्हें परफॉर्म कर सकता है। बट इन एक्सरसाइजेस जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, उन एक्सरसाइजेस को पेशेंट को तभी परफॉर्म करने हैं जब वो पूरी तरीके से रिहैबिलिटेट हो चुका है और रिहैबिलिटेशन के लास्ट फेज में है। सो अपने ऑर्थोपेडिशियन, अपने फिजियोथेरेपिस्ट के गाइडेंस के बाद ही हमें ऐसी एक्टिविटीज स्टार्ट करनी। सो सबसे पहले पेशेंट को स्टैंडिंग पोजीशन में आना है, एक अपराइट पोजीशन में आना है, और जो हिप, जो हमारे फिट की विड्थ है वो हमारे शोल्डर विड्थ अपार्ट होनी चाहिए। फिर पेशेंट को मूवमेंट करना है, मूवमेंट में पेशेंट को जंपिंग करना है साइडवेज। बहुत ज्यादा जंपिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो स्लाइड जंपिंग है वो कर सकता है। पेशेंट को प्रॉपरली लैंड करना है दोनों फीट, ये हमें ध्यान रखना है इस एक्सरसाइज को करते वक्त, इस जंपिंग या लेटरल हॉपिंग एक्सरसाइज को करते वक्त, कि उससे जो लैंडिंग करनी है वो प्रॉपर होनी चाहिए। किसी भी तरीके से नी कोलैप्स नहीं होना चाहिए इनवर्ड की तरफ। अगर ऐसा होता है तो वो एक सेकेंड स्ट्रेस जनरेट, सडन स्ट्रेस जनरेट कर सकता है, जिससे हमें रीफ्रैक्चर जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। जंप टू बॉक्स। सो इसके लिए, इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए पेशेंट को बेसिकली बॉक्स की जरूरत पड़ती है, और उसके जो फीट है वो उसे बॉक्स के फेस को करके खड़े होना है, और उसे अपनी जो फिट है वो हिप विड्थ अपार्ट रखनी। जो लोअर बॉडी है वो सेमी स्क्वाट पोजीशन में होनी चाहिए, और इमीडिएटली हमें जंप अप करना है ऑन टू द बॉक्स। हमें जैसे बॉक्स में हमें इमीडिएट जंप करना है, हमें स्क्वाट पोजीशन मेंटेन करके नहीं रखना है, और जो टाइम रहना चाहिए हमारा जंपिंग का और डिपिंग डाउन का वो सबसे मिनिमम होना चाहिए। सो फीट जो है वो हमारे प्रॉपरली लैंड होने चाहिए बॉक्स में, किसी भी तरह का साइडवेज या जर्की मूवमेंट नहीं होना चाहिए। सो जैसे इस क्लिप में हम देख पा रहे हैं कि पेशेंट को अपने शोल्डर विड्थ पार्ट अपनी फिट प्लेस करनी है, सेमी स्क्वाट पोजीशन में आनी है, और सेमी स्क्वाट पोजीशन में आते ही जंप कर जाना है। हमें उस पोजीशन को, उस स्क्वाट पोजीशन को मेंटेन करके नहीं रखना है, और जितना जल्द से जल्द है हमें जंप करते हुए लैंड करना है प्रॉपरली अपने फिट।
लेटरल जंप टू बॉक्स, सो हमें सेम बॉक्स यूज करना है, अपने फिट को हमें हिप विड्थ अपार्ट रखना है, सेम स्क्वाट पोजीशन में आना है और जंप कर जाना है हमें बॉक्स में। हमें वो स्क्वाट पोजीशन मेंटेन नहीं करनी है और प्रॉपर और सॉफ्ट लैंडिंग करनी है हमें अपने बॉक्स में। फिर हमें स्टेप बैक डाउन, यानी कि नीचे आते वक्त हमें जंप नहीं करना है, हमें अपने स्टेप्स से हमें स्टेप बैक करना है और फिर इसी चीज को हमें रिपीट करनी है। सो जैसे इस इमेज में, इस क्लिप में हम देख पा रहे हैं कि साइड वेज यानी कि लैटरल जंपिंग करनी है, पेशेंट को अपने फिट हिप विड्थ अपार्ट रखने हैं और उसे ये ध्यान रखना है कि जो हिप विड्थ अपार्ट में वो सेमी स्क्वाट पोजीशन में आएगा, उसके बाद उसे उस स्क्वाट पोजीशन को मेंटेन करके नहीं रखनी है, उसे जल्द से जल्द जंप कर जाना है लेटरल। जब नीचे आएगा वो बॉक्स में से तो उसे जंप नहीं करना है, स्टेप बैक करना है हमें नीचे की तरफ। टक जंप्स, सो इसके लिए पेशेंट को अपने शोल्डर विड्थ अपार्ट रहना है, नीज को स्लाइटली बेंड रखना है, आर्म्स पेशेंट के साइड्स में होने चाहिए। सो हमें जंप करना है अपने नीज को चेस्ट की तरफ लाते हुए और प्रॉपरली लैंड होना है अपने फीट। जैसे ही लैंडिंग होती है उसे इमीडिएटली ये चीज रिपीट कर देनी है। ये ध्यान रखना है हमें कि हमारा जो कांटेक्ट ग्राउंड कांटेक्ट टाइम है वो सबसे कम होना चाहिए और इसके लिए हमारी जो लैंडिंग होनी चाहिए वो प्रॉपर होनी चाहिए। So, जैसे इस वीडियो क्लिप में हम देख पा रहे हैं पेशेंट को अपने नीज को चेस्ट की तरफ लाते हुए जंप करना है। जो फिट है वो शोल्डर विड्थ अपार्ट होंगे और उसे ग्राउंड कांटेक्ट टाइम सबसे कम मेंटेन करके रखना है। लेटरल बॉक्स पुश ऑफ्स, सो बेसिकली हम बात कर रहे हैं डिफरेंट एजिलिटी एक्सरसाइजेस के बारे में। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए पेशेंट को बॉक्स के साइड में खड़े होना है, लेफ्ट फुट उसे बॉक्स के ऊपर प्लेस करना है, फिर पुश ऑफ करते वक्त यानी बॉक्स को पुश करते हुए लेफ्ट लेग से उसे एक्सप्लोड करना है वर्टिकली और वो जितना हाई वो जा सकता है उतना हाई उसे जाना है। अपने आर्म्स को फॉरवर्ड रखते हुए और मैक्सिमम हाइट तक उसे अपवर्ड जाना है। फिर पेशेंट को लैंड होना है राइट फुट में और जो बॉक्स है और लेफ्ट फुट में उसका ग्राउंड में होना चाहिए, मतलब एक चेंजिंग मूवमेंट वहां पे होगा। फिर पेशेंट को रिपीट करना है अपने दूसरे साइड से। सो जैसा हम इमेज में इस क्लिप में देख पा रहे हैं पेशेंट को लैटरल जंपिंग करनी है और जो लेफ्ट फुट है उसे बॉक्स में प्लेस करके जंप करना है, फिर पेशेंट को राइट लेग बॉक्स में आएगा और उसे जंप करना है। एक लैटरल हॉपिंग मूवमेंट पेशेंट को करना है। बाउंडिंग विथ रिंग, सो इससे बेसिकली उसकी जो मोमेंटम के साथ एक्सरसाइज करने की एबिलिटी है वो इम्प्रूव होती है। उसे 3-4 फीट में रिंग्स फॉर्म करने हैं, फर्स्ट रिंग फिर सेकेंड रिंग और ऐसे करके उसे डिफरेंट रिंगिंग मूवमेंट्स करने हैं। सो इसमें बेसिकली उसे जॉगिंग करनी है कुछ फिट में अपार्ट।
सो कंटिन्यू करना है उसे और रिपीट करना है साइडवेज, यानी कि हर लेग से उसे रिपीट करना है। जो 3 से 4 फीट में है उन्हें रिपीट करना है। हमें किसी तरह का एग्जैगरेटिव और रनिंग मूवमेंट नहीं करनी है, हमें किसी भी तरह के पुश ऑफ मूवमेंट या हमें किसी तरह के बहुत ज्यादा हाईली रनिंग मूवमेंट नहीं परफॉर्म करने। तो जैसा इस क्लिप में हम देख पा रहे हैं, साइड वेज हॉपिंग मूवमेंट में जो डिफरेंट रिंग हमने बनाई है 3 से 4 फीट की, उन रिंग्स में हमें साइड वेज का हॉपिंग मूवमेंट करना है। लेटरल हर्डल जंप्स, सो किसी भी ऑब्जेक्ट जिसे हमें क्लियर करना है उसके साइड में हमें खड़े होना है और अपने नीज को बेंड करते हुए जंप हमें करना है वर्टिकली और लैटरली ऑफ द ग्राउंड, और हमें उस बैरियर को क्रॉस करना है। फिर हमें फिट में प्रॉपरली लैंड होना है और इमीडिएटली हमें जंप करना है दूसरे डायरेक्शन में, सो दैट हम उस बैरियर को क्रॉस कर सकें। किसी भी तरह का पॉज हमें इस एक्सरसाइज को करते वक्त नहीं लेना है, या किसी भी तरह का स्क्वाट पोजीशन हमें नहीं मेंटेन करना है। सो इस वीडियो में, इस क्लिप में दिखाए जाने वाली जो एक्सरसाइज है, हमें इस तरीके से परफॉर्म करनी है कि हमें स्क्वाट पोजीशन नहीं मेंटेन करना है और हमें साइडवेज यानी कि लैटरल हॉपिंग मूवमेंट करना है। जिगजैग हॉप्स, सो इसके लिए पेशेंट को स्टैंडिंग पोजीशन में आना है और अपनी जो एजिलिटी लैडर है या सिमिलर ऑब्जेक्ट्स 1-2 फीट की डिस्टेंस में हमें रखना है। फोर्सफुली पुश ऑफ करना है फिट में और लैंड होना है हमें आइदर साइड ऑफ द लैडर। फिर हमें रिपीट करना है और लैंड करना है फिट में बैक ऑन द अदर साइड। सो इसी तरीके से हमें डबल हॉपिंग मूवमेंट भी परफॉर्म करनी है। तो जैसा इस क्लिप में हम देख पा रहे हैं, साइड वेज हॉपिंग मूवमेंट करनी और ये जिगजैग हॉपिंग मूवमेंट होता है। सिंगल लेग लैटरल हॉप्स, सो इस एक्सरसाइज को करने के लिए पेशेंट को स्टार्ट करना है एक लेग में खड़े होकर के, फिर एक लेग को एयर में लिफ्ट होकर करके उसे हॉपिंग मूवमेंट करनी है और अपने बैलेंस को मेंटेन करना है। फिर हमें डिफरेंट लेग के साथ इसी चीज को रिपीट करनी है। हम कोई रोप्स या ऑब्जेक्ट रख सकते हैं सो दैट कि जो हमारा डिफिकल्टी लेवल है वो इंक्रीज हो सके। सो जैसे इस क्लिप में हम देख पा रहे हैं, हमें सिंगल लेग हॉपिंग मूवमेंट करने, जो दूसरा लेग है उसको नीज बेंड करके हमें लिफ्ट ऑफ कर लेना है और फिर हमें साइडवेज हॉपिंग मूवमेंट करनी। सेम हमें डिफरेंट लेग के साथ भी रिपीट करनी। डेप्थ जंप, सो डेप्थ जंप परफॉर्म करने के लिए पेशेंट को बॉक्स के ऊपर खड़े होना है विथ टोज और बॉक्स के एज में खड़े होना है और जो फिट विड्थ होगी वो शोल्डर विड्थ अपार्ट होगी। हमें स्टेप ऑफ करना है बॉक्स से, किसी तरह का जंप नहीं करना है। और जैसे ही हम स्टेप ऑफ होते हैं फिर हमें इमीडिएट जंप करना है एज हाई एज पॉसिबल। जंप हमारा वर्टिकल होना चाहिए, किसी भी तरह का हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं होने चाहिए। जो ग्राउंड टाइम है उसे हमें शॉर्ट रखना है और लैंडिंग हमारी जो होनी चाहिए वो बहुत ही सॉफ्ट होनी चाहिए। सो जैसा इस क्लिप में हम देख पा रहे हैं, हमें टोज में खड़े होना है बॉक्स के ऊपर एज में और फिर नीचे की तरफ स्टेप ऑफ करना है और फिर वर्टिकल जंप करना है। किसी भी तरह का हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा फिजियो द्वारा दिया गया हिप फ्रैक्चर के फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट पर यह सेशन आपको पसंद आया होगा और आपको हेल्दी रहने में मदद करेगा। धन्यवाद।